आगाज करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले और एक बार पुनः शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। हम लोग इतिहास की कक्षा में हैं और इतिहास के कक्षा में पिछले दिन इतिहास क्या है, इतिहास की हिस्टोग्राफी कैसे निर्माण किया जाता है और फिर इतिहास के काल विभाजन की कड़ी में प्राचीन भारत, मध्यकाल और आधुनिक भारत। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आधुनिक भारत है और उसका स्वतंत्रता संग्राम का खंड। लेकिन हम लोग सिस्टमेटिकली एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी प्राचीन भारत में। और आज जब महाजनपद और मगध साम्राज्यवाद को पूरा कर लेंगे तो आधा प्राचीन भारत आपकी समाप्त हो जाएगी। हम लोग पिछले दिन इतिहास क्या है, इतिहास की सोर्सेज क्या है, पाषाण युग, हड़प्पा की सभ्यता और वैदिक संस्कृति को विस्तार पूर्वक, जितना आपके परीक्षा का डिमांड है उससे कहीं थोड़ा सा अधिक देखने का प्रयास किया। हालांकि उसकी अभी तक कम से कम एक टेस्ट तो हो ही जानी चाहिए, लेकिन कतिपय कारणों से नहीं हुए, कोई बात नहीं है, समय रहते हो जाएंगे। इसी क्रम में हमारी आज एक महत्वपूर्ण कक्षा है और वह है मौर्य पूर्व भारत, प्री मौर्जन एरा, मौर्य पूर्व युग, जिसके 3 भाग हैं। एक है महाजनपद और मगध साम्राज्यवाद, और दूसरा है जैन धर्म, और तीसरा है बौद्ध धर्म। हम लोग आज मगध साम्राज्यवाद को देखेंगे। हालांकि मगध साम्राज्यवाद को देखेंगे उसके पहले महाजनपद को देखेंगे। और 16 महाजनपद में 7-8 महाजनपद ऐसे हैं जिसकी कैपिटल को टिप्स पे रखना है। 16 महाजनपद में 14 भारत में था और 2 पाकिस्तान में। कौन कौन 2 था पाकिस्तान में? कल वीडियो भी भेज दिए थे जो मैंने पीसीएस की कक्षा में लिया था, लेकिन उतना कहाँ आपके पास फुर्सत है। हाँ, वह है आपका गांधार और हाटक। 2 ऐसे महाजनपद थे जो पाकिस्तान में था। तो ध्यान रखिएगा, गांधार से ही जुड़ा हुआ तक्षशिला है जो भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, और जहाँ से कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य पढ़ के आए थे, शिक्षा ग्रहण करके आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को फिर आगे किया और घनानंद के अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाई। इन सब की बातों की जानकारी यहीं पर आपको दी जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? प्री मौर्जन एरा, इसको कहते हैं मौर्य पूर्व। अभी मौर्य स्थापित नहीं हुआ है। मौर्य पूर्व युग या 6ठी सदी ईसा पूर्व, क्रांति का युग। इसमें 3 भागों को देखते हैं। पहला महाजनपद एवं मगध साम्राज्यवाद को, मगध साम्राज्यवाद को देखते हैं। दूसरा, कालक्रम के दृष्टि से जैन धर्म पहले आता है, जैन धर्म को देखते हैं। और तीसरा, बौद्ध धर्म को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन हर परीक्षा में आना तय होता है, और यहाँ से तो प्राचीन भारत का आज, हालांकि आज तो इसी को पढ़ेंगे, लेकिन ये जो 3 खंड हैं इसमें 2 खंड से क्वेश्चन आना तय है। अब जैन कभी कभार पूछ देता है, तो मतलब 2 को एकदम कमांडिंग पोजीशन में रहना चाहिए। अब हम लोग शुरू करें
पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि इंट्रोडक्शन में 6ठी सदी ईसा पूर्व में क्रांति आया, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आया। महाजनपद क्या था? मगध साम्राज्यवाद क्या था? पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन था। आर्थिक धार्मिक क्रांति क्या थी? ये जैन और बौद्ध धर्म का उदय जो है, ब्राह्मण धर्म के कर्मकांडीय व्यवस्था के विरोध में 63 धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था मध्य गंगा की घाटी में। ये जो क्रांति आई थी, ये क्रांति कहाँ आई थी? ये क्रांति आई थी मध्य गंगा की घाटी में। और इस क्रांति में 4 मुख्य बिंदु हैं। एक है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, जो महाजनपद और मगध साम्राज्यवाद के रूप में देखेंगे। और मगध साम्राज्यवाद में 4 वंश था। एक था बृहद्रथ, दूसरा था हरण्यक जो पितृहंता वंश था, तीसरा था शिशुनाग और चौथा था नंदवंश। नंदवंश के 2 महत्वपूर्ण शासक थे, एक था महापदम नंद और दूसरा था घनानंद। और उसी घनानंद के शासन, अत्याचारी शासन से मुक्ति किसने दिलाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिलाई। और मौर्य वंश की नींव 323 ईसा पूर्व में रखा, जिस पर आज 4 देश खड़ा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब भारत। इतने बड़े क्षेत्रफल में चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा थी और इतने बड़े क्षेत्र को उसने एकीकृत किया था, जबकि उस समय इतने संसाधन, इतने टेक्नोलॉजी, इतने सारे यूपन्स थे भी नहीं। हालांकि प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों के आधार पर उसने संपूर्ण क्षेत्र को रौंदने का प्रयास किया। मूल बिंदु पे आ जाइए, वो तो मौर्य काल की बातें हैं, फिलहाल तो अभी हम लोग हैं मगध काल में, मगध साम्राज्यवाद में। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे लोहा की उत्पत्ति। पहले ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए तीनों भाग। पहले ये लिख लीजिए, पहले ये लिखिए तीनों भाग जो है, ठीक है। तीनों भाग क्या है? हो गया? अब चलिए, अब चलिए शुरू करें। लिखिए सबसे पहले लोहा के प्रमाण कहाँ से मिला? सबसे पहले अतरंजी खेरा। लोहा के प्रमाण महत्वाकांक्षी शासक और महत्वाकांक्षी शासक और सुदृढ़ भौगोलिक स्थिति, सुदृढ़ भौगोलिक स्थिति, सुदृढ़ भौगोलिक स्थिति, सुदृढ़ भौगोलिक स्थिति, सुदृढ़ भौगोलिक स्थिति। इसका मतलब क्या हुआ? सुदृढ़ भौगोलिक स्थिति का मतलब हुआ कि राजगीर जैसे था। तो राजगीर क्या था? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र क्या थी? कि पाटलिपुत्र भी जल दुर्ग के रूप में था, ठीक है। तो इसीलिए उसको मैंने लिखाया कि सुदृढ़ भौगोलिक स्थिति एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास, मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास और खुले हुए सामाजिक नीति ने खुले हुए सामाजिक नीति ने मध्य गंगा की घाटी में मध्य गंगा की घाटी में मध्य गंगा की घाटी में मध्य गंगा की घाटी में
विभिन्न क्रांति के स्वरूप उभरे, विभिन्न क्रांति के स्वरूप छठी सदी ईसा पूर्व में उभरे। विभिन्न क्रांति के स्वरूप, विभिन्न क्रांति के स्वरूप छठी सदी ईसा पूर्व में उभरे। 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 ठीक है, छठी सदी ईसा पूर्व में उभरे। ओके, छठी सदी ईसा पूर्व में उभरे। पैराग्राफ चेंज। इस क्रांति की कड़ी में 3 मुख्य भाग हैं। इस क्रांति की कड़ी में 3 मुख्य भाग हैं। तीन मुख्य भाग हैं। पहला है महाजनपद और मगध साम्राज्यवाद। महाजनपद और मगध साम्राज्यवाद। मगध साम्राज्यवाद। दूसरा है जैन धर्म। दूसरा है जैन धर्म। और तीसरा है बौद्ध धर्म। और तीसरा है बौद्ध धर्म। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद। ठीक है कि नहीं? क्योंकि आज हम जैन भी पढ़ा देते हैं, लेकिन रामनवमी है, अगली कक्षा भी है, उसको भी समय से पहले छोड़ना है। जो रूटीन 8 बजे का था वो उसको 5, सवा 5 तक छोड़ देना है, क्योंकि रामनवमी है। तो समय रहते कई बिंदुओं पर क्या करना पड़ जाता है, संशोधन भी। सर पर्व में भी आप खोल के रखते हैं, तुम समझ जाओ जब हम ईद में खोल के रखे तो ये तो रामनवमी सब तो छोटका मोटका सब है। जुड़ शीतल और क्या था जी, चैती दुर्गा, चैती छठ, ये सब तो छोटका मोटका सब है। उतना बड़ा पर्व है मुसलमान का, तो उससे बड़ा पर्व कोई नहीं है। अब फिर भी जो पढ़ा कुछ घर पे ऑनलाइन भी किया, ठीक है कि नहीं? आप PDF और वो सब भेज ही देते हैं, तो एक दिन समझेगा कि ऑनलाइन चल रहा है। चलो ठीक है, मूल में आ जाइए। तो मूल कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे मगध साम्राज्यवाद और महाजनपद में। ठीक है, तो अब एक एक करके इसको देखेंगे। तो लिखेंगे टॉपिक है ये टॉपिक महाजनपद और मगध साम्राज्यवाद। ये तो वह इंट्रोडक्शन, परिचय कि विषय वस्तु को समझने के लिए इतनी बातों की जानकारी क्या थी, आवश्यक थी। अरे आपका क्या है, आपको तो जब मन होता है आते हैं। आप तो महान छात्र में से हैं, वो भी चोरी से आते हैं। वो भी पूछना मुनासिब नहीं समझते हैं कि क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ। ये तो मेरे इतने अनुशासित छात्र हैं कि पूछो मत। खैर मूल में आइए। अब फिर भी मेरा ध्यान ऐसा है, ये तीसरा आँख जो हमको देख लेता है। ठीक है कि नहीं? देख लिए थे ना, हम आए हैं ना 9 बजे, तब आराम से सोया। अरे मास्टरवा का काम है पढ़ाने का, हम लोग का आराम से पढ़ेंगे। मास्टर के चक्कर में रहेंगे तो बर्बादे हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? आगे लिखिएगा। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे बड़े अच्छे जगह पर, महाजनपद और मगध साम्राज्यवाद में थे। ठीक है कि नहीं? तो लिखेंगे सबसे पहले ऐसे लिखो, छठी सदी ईसा पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इनमें 2 पाकिस्तान में थे। 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इनमें 2 पाकिस्तान में थे, गांधार, हाटक। और हाटक। ठीक है, गांधार और हाटक, ये दोनों कहाँ था? पाकिस्तान में था। फिर लिखिए,
अति महत्वपूर्ण है कि एकदम याद करके जाना है। अति महत्वपूर्ण है कि 16 महाजनपद का उल्लेख, अति महत्वपूर्ण है कि 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। भगवती सूत्र से मिलता है। तुम्हारा अंगुत्तर निकाय कहाँ गया? पीछे है। कहाँ पीछे है? कहाँ है? ओ माय गॉड, छोड़ दिया। गजब है ये सब। तो टहलते लगते हैं तो टांग ऐसे कर देता है कि मास्टर साहब टहलवे नहीं करे। ठीक है कि नहीं? क्या लिखे? 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ से मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। इस दोनों को ध्यान रखिएगा। फिर लिखेगा 16 महाजनपद में मगध अंतिम रूप से साम्राज्यवाद की स्थापना किया। 16 महाजनपद में मगध अंतिम रूप से साम्राज्य की स्थापना किया। साम्राज्य की स्थापना किया। अब आइए इसमें 6-7 16 महाजनपद में जो 6-7 हमारा महाजनपद है उसकी राजधानी को जरूर याद करके रखिए, जो काम देगा। सब याद करना जरूरी नहीं है। किताब छपवाना है तो कहिएगा तो 16 का 16 लिखा देंगे, लेकिन 5-6 तो एकदम टिप्स पे रहना चाहिए। जैसे अंग की राजधानी चंपा, ठीक है। जैसे मगध की राजधानी पूछेगा ही, पूछता ही है, राजगीर और वैशाली और पाटलिपुत्र 3 राजधानी थी उसकी। इसी कड़ी में बज्जी वैशाली, सूरसेन मथुरा, काशी वाराणसी। याद रखिएगा कि काशी से 1 लाख दहेज। आगे चलकर पढ़ेंगे कि बिंबिसार मगध साम्राज्यवाद में हिरण्यक वंश का सबसे बड़ा शासक था, उसका नाम था बिंबिसार। और बिंबिसार ने काशी वैशाली से जब विवाह किया तो कौशल से जब विवाह किया, कौशल रानी से, तो उसको काशी मिला था दहेज में। और उस समय 1 लाख रुपया रेवेन्यू आता था। ठीक है कि नहीं? देखो कितना बड़ा क्षेत्र उसको मिला था। खैर उसकी चर्चा बाद में। तो फिलहाल 16 महाजनपद में जो 7-8 6-5 जो भी मैं लिखाऊं उसको रट लेना है। तो लिखेंगे 16 महाजनपद में निम्नलिखित महाजनपद की राजधानी महत्वपूर्ण है। 16 महाजनपद में निम्नलिखित महाजनपद की राजधानी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। पहला लिखिए मगध। मगधी से शुरू करो। मगध, राजगीर, पाटलिपुत्र और वैशाली। राजगीर, पाटलिपुत्र और वैशाली। तो पहली राजधानी कौन सी थी? राजगीर। और राजगीर का पुराना नाम क्या था? गिरिबर्ज। राजगीर का पुराना नाम क्या था? गिरिबर्ज। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये कितने पहाड़ी से घिरा हुआ था? आज भी ये घिरा हुआ। राजगीर तो अब इंटरनेशनल प्लेस हो गया है, टूरिस्ट प्लेस हो गया है।
कहीं भी जाने का अवसर मिले तो जाइए। यहाँ वीडियो भी अपना शिष्य है और बाद में उसको मैंने कुछ कक्षा में जोड़ा भी, क्योंकि मेडिकल की तैयारी भी वो लड़का कराता था जब वो कमीशन की तैयारी करता था। तो ठीक है, अजमल अभी उसी क्षेत्र में वीडियो भी है। मूल बिंदु पे आ जाइए। बराबर कहता भी है, लेकिन मैं तो कहीं जा ही नहीं पाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले 2-3-4 दिन पहले ही देवघर में मेरा शिष्य डीएसपी है, डीएसपी था, लेकिन उसका 1 सप्ताह पहले तबादला हो गया और बराबर कहता रहा कि सर भोला बाबा का दर्शन करने आया जाए, बड़ी कृपा होगी सर, हमारी तीव्र इच्छा है, लेकिन हम निकल नहीं पाए, जा नहीं पाए। हालांकि मैं बीच में प्रोग्राम बनाया था लेकिन पहुंच नहीं पाए वहाँ तक और ट्रांसफ़र भी हो गया बेचारे का। लेकिन कहा कि सर जब भी आएंगे एक कॉल करेंगे, ये लोग बन जाएगा तब मास्टर से जान छूटा। अच्छा हुआ कि मास्टरवा से जान मेरा छूट गया, ठीक है कि नहीं। लेकिन देखो एक से एक लड़का जो पीछा किए रहता है कि श्रीमान कब आएंगे, श्रीमान कब आएंगे, ठीक है कि नहीं। एक तो ये है, मूल बिंदु पे आ जाइए। एक तो वो है कि 7 से 9 क्लास था तो सो रहा था, ऐसा ऐसा हमको विद्यार्थी रहता था, अभी तक बर्बादे रहते हैं, ठीक है कि नहीं। उधर पढ़ने वाला 5-10 रहता है जो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। मैंने कैसे नींद आती है, हमको श्वास चल लगता है। इतना टफ कंपटीशन का एरा है और इतना निश्चिंत भाव से सब रहता है, कहीं कोई कमिटमेंट नहीं, कहीं कोई रिवीजन नहीं, ठीक है कि नहीं, कुछ नहीं। एगो तो छोड़िए के चलता है और कहता है कि देख लिए तो कहता है कि सर जाइए ना, आप आगे बढ़िए ना, बाद में लिख लेंगे, ठीक है कि नहीं। हमको कहता है आप आगे अपना देखिए ना, हम अपना लिख लेंगे। अब वही आएगा जो मेन था बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, वो कई बार पूछा भी हुआ है, अब वही छोड़ दिया। आ कहेगा फिर क्या कि मास्टर साहब कहाँ लिखाए थे, देखिए मेरे कॉपी में नहीं लिखा हुआ है। इतना कॉपी में लिखा हुआ है, कितना सुंदर से ही लिखी है, इसका जो है सो गायब है, ठीक है। आगे लिखिए। खैर कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे मगध की राजधानी में। दूसरा लिखो अंग की राजधानी। अंग 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 की राजधानी थी चंपा, भागलपुर में है ये। मुंगेर भागलपुर में है, तुम्हारे ही इधर है, याद रखना। चंपा। और इस पर कब्जा कौन किया था सबसे पहले? बिंबिसार। बिंबिसार, अभी नहीं लिखो, सुन लो यार, जानम समझा करो। बिंबिसार, अभी सुनो सिर्फ, इतना इंपॉर्टेंट है। जब यहां लिख रहे हैं तो बिंबिसार में नहीं लिखेंगे, लेकिन बिंबिसार में लिखेंगे तब तक थोड़ा सा ध्यान हो जाएगा। अभी याद रखो, अंग की राजधानी चंपा। अंग 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 भागलपुर। तीसरा है बज्जी, वैशाली। वैशाली, बज्जी वैशाली। बज्जी वैशाली। इसके बाद है सूरसेन मथुरा। सूरसेन मथुरा। सूरसेन मथुरा। सूरसेन मथुरा। अस्मक पाटन। अस्मक पाटन गोदावरी नदी के किनारे था। अस्मक पाटन, ये लिख लेना ब्रैकेट में। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। ठीक है। गांधार। गांधार कहाँ? तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय के लिए जाना गया। तक्षशिला शिक्षा के केंद्र, ब्रैकेट में लिख दो, शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना गया। प्राचीनतम विश्वविद्यालय है यह, विश्व का ही प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। कौन कौन कौन? तक्षशिला। तक्षशिला। कौन कौन कौन?
अब आइए कंबोज या हाटक। हाटक, कंबोज, हाटक पाकिस्तान में। अब ब्रैकेट में लिख देंगे घोड़ा। घोड़ा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? और यह शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय, प्राचीनतम विश्वविद्यालय, प्राचीनतम विश्वविद्यालय। अब कितना पर हो गया? हो गया 5 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। तो एक ठो और पढ़ लो। 16 था ना, एक और पढ़ लो। काशी, काशी वाराणसी, काशी वाराणसी, काशी अवंती। एक ठो और लिख लो, अवंती। अवंती, अवंती की 2 राजधानी थी, एक थी उज्जैन और दूसरा था महिष्मती। तो लिख देंगे 2 राजधानी, उज्जैन और महिष्मती। किस नदी के किनारे अवंती है? क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन और महिष्मती, उज्जैन और महिष्मती। ठीक है, उज्जैन और महिष्मती, याद रखिएगा। कौन? अवंती। अवंती का एक शासक था जो बड़ा महत्वपूर्ण शासक था, उसका नाम था प्रद्योत सेन। और बिंबिसार के दरबार में एक वैद्य रहता था। इतना बड़ा वैद्य आज तक नहीं हुआ था। इसलिए परीक्षा में इंडिपेंडेंटली पूछता है कि जीवक चर्चित है ए वैद्य के रूप में, 2 सबसे बड़ा किसान का नेता था, 3 मतलब विकल्प बनाएगा तो क्या था? वैद्य था। क्या था? और प्राचीन काल में वैद्य को क्या कहा गया? कल लिखाए थे, बताओ। तुम भी उसी में से हो। अरे जब पढ़ा दे तो याद कर लो ना। भीषज, वैद्य को क्या कहा गया? भीषज। कल टर्मिनोलॉजी बताए थे ना, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, उसको याद कर लीजिए। कल के भरोसे छोड़िएगा, फिर नया लगने लगेगा। कम से कम परिचय रहेगा तो एक बार में याद हो जाता है। जिस दिन पढ़ाई करा दे उसी दिन याद कर लो, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि प्रद्योत सेन को पीलिया हो गया। पीलिया मतलब जॉन्डिस। और जॉन्डिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। लीवर कम खाने से नहीं, कम पानी पीने से प्रभावित होता है। लीवर अधिक तेलीय पदार्थ खाइएगा, प्रभावित होता है। ठीक है, आराम नहीं कीजिएगा, प्रभावित हो जाता है। नहीं सर, उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए सर, हम लोग का इसमें कहीं कोई कटौती नहीं करते। यहाँ से सर जब जाएंगे ना सर, तो ठास भोजन चाँप निद्रा। जाएंगे, खाना खाएंगे, इसके बाद जो सोएंगे आराम से जो है सर 5 बजे उठेंगे सर, तब रामनवमी का थोड़ा सा ताज़ा बुलेटिन लेंगे और उसके बाद फिर जो मन में आएगा करेंगे। ठीक है कि नहीं? आगे लिखो, भावना जी लिखिए। हाँ, आज क्या एकदम टीका उका लगा के आया है। ठीक है, पहले लोग डकैती करने जाता था तो टीका लगाता था, जय भवानी। उसी तरह से ही जब यहाँ पढ़ने आता है तब टीका लगा के आता है, जय भवानी। चलो लिखो आगे। कहाँ थे हम लोग? हो गया, इतना याद रखो ना, इतनी आपके लिए काफी। चंड क्या लिख लो, अवंती में प्रद्योत सेन, उसका राजा बड़ा चर्चित था, प्रद्योत सेन। लिख दे क्या? प्रद्योत। आईसी को पीलिया हो गया था। आईसी पीलिया को ठीक करने के लिए जीवक को भेजा था। जीवक वैद्य को आगे लिखाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, ये तुमको रटना है, रट लेना है। ठीक है, वर्तमान एनसीईआरटी में तो महाजनपद और मगध साम्राज्यवाद को स्पर्श तक नहीं किया है। पुरानी एनसीईआरटी में व्यापक तरीके से उसका विवरणी किया भी है। नए एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, सोर्सेज भी नहीं लिखा है। और उन 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था, और उसके बाद थोड़ा सा उसका विस्तार से विश्लेषण कर दिया है, 5 लाइन में काम खत्म कर दिया है।
उस विश्लेषण की कड़ी हमने शुरू में ही लिख दिया है कि लोहा महत्वाकांक्षी शासक, अनुकूल भौगोलिक स्थिति या सुदृढ़ भौगोलिक स्थिति, क्या, जैसे राजगीर, पाटलिपुत्र। राजगीर क्या था? राजगीर 5 पहाड़ियों का क्षेत्र था और जल दुर्ग के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो पाटलिपुत्र था, जिसको अभी आपने देखा। चलिए खैर मूल में आ जाइए। अब आइए, ऊपर में ही लिख दिए थे कि 16 महाजनपद में जीत किसकी हुई थी? मगध की हुई थी। तो अब आइए मगध साम्राज्यवाद। अब लिखिए मगध साम्राज्यवाद। मगध साम्राज्यवाद, अब ले आओ उसको मगध साम्राज्यवाद के रूप में। पढ़ना हम लोग को क्या है? मगध साम्राज्यवाद पढ़ना है। ठीक है, देखो मगध साम्राज्यवाद में 4 वंश पढ़ने हैं। कौन कौन से वंश पढ़ने हैं? बृहद्रथ, हरण्यक, शिशुनाग और नंद वंश। यही क्रोनोलॉजी समझते हो ना? सबसे पहला था बृहद्रथ, और इसका प्रथम शासक भी बृहद्रथ ही था। बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? और अंतिम शासक था रिपुंजय। अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। इसी रिपुंजय का हत्या करके बिंबिसार ने हरण्यक वंश की नींव रखी थी। और इसमें 3 शासक को याद रखना है, अजातशत्रु और उदयन। शिशुनाग में तो शिशुनाग है ही, और कालाशोक, जिसके समय में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, कालाशोक। और नंद वंश में महापदम नंद और घनानंद। इसी 4-5 को अच्छे से आज बैठ करके याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यदि बिहार की कोई परीक्षा दीजिएगा तो एक क्वेश्चन तो पक्का है। ठीक है कि नहीं? आगे लिखिए इसको, ऐसे लिखो, मगध साम्राज्यवाद में निम्नलिखित वंश। मगध साम्राज्यवाद में निम्नलिखित वंश, उल्लेखनीय हैं। निम्नलिखित वंश उल्लेखनीय है। पहला हरण्यक, नहीं पहले लिखो बृहद्रथ। बृहद्रथ लिखो, बृहद्रथ लिखो। संस्थापक बृहद्रथ, अंतिम शासक रिपुंजय। संस्थापक बृहद्रथ, अंतिम शासक रिपुंजय। अंतिम शासक रिपुंजय। बस, फिर आइए हरण्यक वंश। हरण्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार। संस्थापक बिंबिसार। अन्य महत्वपूर्ण शासक अजातशत्रु और उदयन थे। अन्य महत्वपूर्ण शासक अजातशत्रु और उदयन थे। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। किस वंश को? हरण्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। और इसके अंतिम शासक, हरण्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। हरण्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे।
अंतिम शासक नागदशक थे, जिसकी हत्या शिशुनाग ने किया, जिसकी हत्या शिशुनाग ने किया, जिसकी हत्या शिशुनाग ने किया और शिशुनाग वंश की नींव रखी, और शिशुनाग वंश की नींव रखी, और शिशुनाग वंश की नींव रखी। किसने रखी? वो तो बहुत आसान है, किसकी हत्या करके? नागदशक की। अब हिरण्यक वंश के जो ये 3 शासक हैं उसके विषय में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो लिखेंगे बिंबिसार। सबसे पहले लिखो बिंबिसार। कौन सार? कौन सार? बिंबिसार। इसको हंसी लग रही थी, हमने जब कहा कि कौन सार, तो कहता है बिंबिसार। बिंबिसार मिथिला में सार बड़ा बहुत उच्च स्तरीय गाली के रूप में जाना जाता है। बड़ा फनी संबंध होता है साले और बहनोई का, ठीक है कि नहीं? और ये समझो कि बहनोई साले को कुत्ते की तरह मानता है। आगे लिखो, तुम साले हो किसी का? है भी तो कहता है नहीं है। देखो क्या निश्चित होगा, सब कोई ना कोई किसी, ये भी साला है, मेरे शिष्य का ही साला है। साला है ना जी, अभिषेक बहनोई है। अच्छा, कहाँ पोस्टिंग है अभी उसकी? कुशीनगर में, बाहर भगवान बुद्धे के इलाका में है, ठीक है। बिहार दरोगा में नहीं हुआ तो उदास हो गया। हम कह रहे यार तैयारी हो गया, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। यूपी दरोगा, उससे अच्छा दरोगा, बिहार दरोगा से ज़्यादा अच्छा है यूपी दरोगा। प्रमोशन के माध्यम से 10 साल 12 साल में ठीक से नौकरी वोकरी बचा लिया तो डीएसपी बन जाएगा। बिहार में 25 साल में भी नहीं बनता। आगे देखो, कहानी था खत्म हो गया, देख रहा है ऐसे करके। हाँ आगे चलिए, कहाँ थे हम लोग? बिंबिसार। कौन सार? अच्छा, इसका जब एडमिशन कराने के लिए आया था तो कहा कि सर एकरा पढ़ाए के नहीं छे सर, एकरा मनुष्य बनाए के छे। हम ऊपर से नीचे तक इसको देखे, हम कहे मनुष्य तो चाहिए। नहीं सर, ये मनुष्य नहीं छे, समझे? आ देखो कि अब पहले ही मनुष्य बना है, अब पढ़ाई शुरू कर रहेगा। कब से शुरू करोगे पढ़ाई? सर कर रहे हैं, कर चुके हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो लिखिए आगे, कहाँ थे हम लोग? हाँ, कितना लड़का है जो अपने रिलेटिव सबको यहाँ पे मनुष्य बनाने के लिए भेजता है? पढ़ने के लिए नहीं, सोचता पढ़ तो लेगा ही यहाँ पर। पहले मनुष्य, जैसे एक लड़का था, उसकी पत्नी बहुत बदमाश थी। ऐसा है, समझ गए होगे। उसके बाद कहने का, विश्लेषण करने की आवश्यकता है नहीं। जैसे राजा बाबू की उड़वी पत्नी बहुत बदमाश है, उसकी शादी ठीक हो रही है तो पत्नी बहुत बदमाश है, तो वो भी क्या करेगा? सर मनुष्य बनाने के लिए सर आपके पास लाया हूँ, नहीं तो वही इसको मनुष्य बना देगी। कल एक कहानी सुनाए थे ना कि महिला सब कुछ डबल करके देती है, और लास्ट लाइन बोले थे कि यदि तुम थोड़ा सा दुख दोगे तो तुम्हें जीने नहीं देगी। राजा बाबू कहानी था, खत्म हो गया, एक ही रील का था। आगे बढ़ो। क्या तुम कुछ कह रही है इसके कान में? ट्रिपल करके देती हो तुम? हाँ, ये कह रही है इसको कि हम डबल नहीं देंगे, हम ट्रिपल देंगे। दे सकती हो, तुम्हारा जो लक्षण लग रहा है दे सकती हो। चलिए ठीक है, आगे। मैं भी बड़ा विचित्र प्राणी हूँ, नहीं? हाँ, बहुत अच्छे है, कहता है बहुत अच्छे है, ठीक है। चलिए लिखिए आगे, कहाँ थे हम लोग? अच्छा हो गया, हम लोग थे बिंबिसार में। तो सबसे पहले लिखो, बिंबिसार में 4 बातें महत्वपूर्ण है। पहली है पहला, अंग पर विजय प्राप्त किया। अंग पर विजय प्राप्त किया, अंग पर विजय प्राप्त किया। 1, अंग पर विजय प्राप्त किया। 2, दूसरा है अंग मतलब समझ गए ना? दूसरा लिखिएगा, इसके दरबार में जीवक वैद्य थे। इसके दरबार में जीवक वैद्य थे, जिसे अवंती के शासक प्रद्योत के पास भेजा था। जिसे अवंती के शासक, अभी बताए भी थे हम,
जिसे अवंती के शासक प्रद्योत के पास भेजा था। अवंती के शासक प्रद्योत के पास भेजा। अवंती के शासक प्रद्योत के पास भेजा, बहुत अच्छा। ओके। तीसरा, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य का विस्तार किया और इस कड़ी में वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया और इस कड़ी में 3 विवाह किए। 3 विवाह किया। तुम्हारा 1 ठो नहीं हो रहा है, उसका 3 ठो हुआ। 3 विवाह किया। पहला कौशल राजकुमारी से किया, प्रसन्नजित की बहन थी। दूसरा बज्जी, वैशाली में किया, वैशाली राजकुमारी से, बज्जी राजकुमारी से। देखो ये दोनों तो बिहार की थी तो अपना बेचारी। और तीसरा जो विवाह किया ये, वो मध्य राजकुमारी क्षमा से, पंजाबी थी। विवाह करते ही कहीं बरगाहेंगे। अब जो चौथा विवाह किया तो यहीं पे धास देंगे, बंद हो गया। तीसरा विवाह के बाद बंद हो गया। तो देखेंगे तीसरा विवाह मध्य राजकुमारी पंजाब, मध्य राजकुमारी पंजाब से किया, पंजाबी से किया। अरे ही नहीं लिख देना जो हम अभी लास्ट में बोले थे। हाँ, सिर्फ लिखना मध्य राजकुमारी से। वो तो कक्षा को थोड़ा सा सरस बनाने के लिए याद भी रहता है कि यदि भुला गए तो सर कहे थे कि बरगाही के पंजाबी से किया था तो पंजाबी ने उसको डांटा था। ठीक है कि नहीं? तो कौशल, बज्जी और मध्य राजकुमारी से विवाह किया। इस कारण से जानते हैं। और चौथा है कि यह बुद्ध का समकालीन था। बुद्ध का समकालीन था। कौन? कौन? बिंबिसार। बिंबिसार। और पांचवा है कि 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठा और लंबे काल तक रहा था, लगभग 45 साल तक। 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठा। एक और लिख देना, राजगीर की स्थापना की और राजधानी बनाई। राजगीर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई। और अपनी राजधानी बनाई। ठीक है? कौन? तो बिंबिसार के विषय में इतनी बात याद करके रखिएगा तो आपका काम तमाम है। ठीक है? कौन कौन से 4 काम है? पहला, अंग पर विजय। दूसरा, वैवाहिक संबंध। 3। चौथा, जीवक वैद्य भेजा कहाँ? अवंती के शासक। चौथा, राजगीर की स्थापना। खत्म। 13 वर्ष की आयु तो है तो ऐसे ही। चलिए अब आ जाइए अजात शत्रु। लिखेंगे, अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पे बैठा, इसलिए पितृहंता कहा गया। ठीक है? इसके समय 3 बातें हैं महत्वपूर्ण। 1, पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। देखिए, पहला बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई। एकदम याद रखना इसको। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगति
क्वेश्चन बनाते होगे तो मिलता होगा, पहला कहाँ दूसरा कहाँ, जरूर, और चौथा जरूर मिलता होगा। तो पहला कहाँ, पहला कहाँ, और दूसरा वैशाली, और तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कश्मीर कुंडलवन। ये चारों एकदम टिप्स पे रहना है, पूछता ही है। तो पहला राजगीर, पहला पहला कब, किसके समय में, किसके समय में, इसको याद रखिएगा। और दूसरा है कि उसका मंत्री था बस्कार, और बस्कार ने उसके मामा गांव जो लिच्छवी बज्जी था, लिच्छवी में फूट डलवाने के लिए बस्कार को भेजा। मैंने अपने मामा गांव में ही विद्रोह करा दिया। कौन, अजातशत्रु। एक यंत्र का भी आविष्कार करवाया जिसका नाम था रथ मुसल और महाशिलकंटक। मैंने पत्थर फेंकता था, वो जो यंत्र था वो क्या था, वो पत्थर फेंकता था। तो ये दो बातें लिखेंगे, लिखेंगे मंत्री का नाम था बस्कार, इसके मंत्री का नाम था बस्कार, इसके मंत्री का नाम था बस्कार, बस्कार, जिसे लिच्छवी में फूट डालने के लिए भेजा, जिसे लिच्छवी में, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था ना बज्जी वैशाली, तो लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। तो ध्यान रखिए, लिच्छवी में भेजा फूट डालने के लिए, और इसी कड़ी में दो यंत्र का आविष्कार किया, और इसी कड़ी में दो यंत्र का आविष्कार किया, दो यंत्र का आविष्कार किया। वो दो यंत्र कौन सा था, एक था रथ मूसल और महाशिलकंटक। रथ मूसल, रथ मूसल और महाशिलकंटक, रथ मूसल और महाशिलकंटक, रथ मूसल और, रथ मूसल और, रथ मूसल और महाशिलकंटक। ठीक है, तो गांव घर में कहावत भी है कि हे नंदो तोरो नंदो। तो इसकी भी हत्या इसी का बेटा उड्डयन ने कर दिया। जैसा आचरण अपनाओगे फल तो इसी जीवन में मिलेगा। तो लिख दो, उड्डयन ने अपने पिता की हत्या कर दी। उड्डयन ने, उसके पुत्र उड्डयन ने अपने पिता का नाम अजातशत्रु की हत्या कर दी। उड्डयन ने पिता अजातशत्रु की हत्या, तब ना पितृहंता हुआ कि सब एक दूसरे की क्या कर रहा था, हत्या कर रहा था। अब आइए उड्डयन। उड्डयन, उड्डयन में दो बातें याद रखिए। जैन धर्म का अनुयायी था एक, और दूसरा याद रखना है कि पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी, पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी। तो लिखेंगे जैन धर्म का अनुयायी था और पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, और पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और राजधानी बनाया। किसने, किसने, किसने? ये दो बातें याद रखिएगा। यही पाटलिपुत्र शेरशाह सूरी के समय में पटना कहा गया। शेरशाह सूरी के विषय में दो बातें कभी नहीं भूलना। एक कि शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया, और दूसरा चांदी का रुपया चलाया, और तीसरा कल परसों के आपके विविधा के टेस्ट में फिर पूछेंगे, और वो है आपका कि सराय, मध्यकाल में सराय क्या था। तो सराय जैसे आजकल ढाबा रहता है वही सराय था, जहाँ यात्री रुकता था, खटिया लगी होती थी, भोजन वोजन किया, आराम किया, लंबी दूरी वाले फिर चला। तो सराय क्या था, अस्थायी विश्रामालय था। ठीक है कि नहीं। 1700 सराय बनाया था, किसने, शेरशाह ने। इसलिए उसको सराय का राजकुमार कहते हैं, सराय का बादशाह कहते हैं। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा, लिखना नहीं है क्योंकि आगे शेरशाह पढ़िएगा तो लिखिएगा ही, सुनिए।
ठीक है कि नहीं? एक आध बार फिर वीडियो देखिए, ऐसे ही याद हो जाएगा। रटने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। तुम्हारा तो खैर कोई बात ही नहीं है, तुमको तो जो मन में आएगा वही रटोगे। आगे लिखो। उड्डयन हो गया ना। अंतिम शासक नागदशक। अंतिम शासक नागदशक। नागदशक अंतिम शासक नागदशक, जिसकी हत्या शिशुनाग ने की और शिशुनाग वंश की नींव रखी। जिसकी हत्या शिशुनाग ने की और शिशुनाग वंश की नींव रखी। और शिशुनाग वंश की नींव रखी। और शिशुनाग वंश की नींव रखी। चलो अब लिखो नंद वंश, आपका हरण्यक वंश क्या हो गया? खत्म हो गया। अब लिखो तीसरा वंश क्या है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग। शिशुनाग। शिशुनाग क्या है भाई? शिशुनाग वंश है। शिशुनाग है। शिशुनाग में शिशुनाग है। इसके विषय में एक ही बात याद रखो, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली किया। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली किया। वैशाली किया। से हटाकर कहाँ किया? वैशाली किया। कहाँ किया? कहाँ किया? वैशाली किया। बस। इसका नेक्स्ट शासक था कालाशोक। नेक्स्ट शासक कौन था? कालाशोक, जो शिशुनाग का पुत्र था। तो लिखेंगे, एक ही कारण से उसको याद रखिए, दो कारण से। एक, दूसरा बौद्ध सम्मेलन कराया कहाँ? वैशाली में। और दूसरा कि वैशाली से पुनः राजधानी को कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र ले आया। तो लिखेंगे दो कारणों से कालाशोक को याद रखा जाता है। पहला, दूसरा बौद्ध संगति कराया। देखो ना, कालाशोक पहली पॉइंट, पहली बिंदु। दूसरा बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में किया। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में किया। ईसा पूर्व में किया। ठीक है? कहाँ किया? कहाँ किया? वैशाली में। कहाँ किया? कहाँ किया? वैशाली में। नेक्स्ट ये लिख देना, मगध की राजधानी वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र कर दिया। अब याद कर लेना, ऐसा नहीं कि उसमें अगरबत्ती जाके दिखा देना कि तुम्हें माता छ पिता तुम्हें खूब बढ़िया से अगरबत्ती दिखाना, ऐसा नहीं करना। उसको बैठ करके, हाँ देखो, दोनों स्थिति विद्यार्थी के लिए नहीं रहनी चाहिए। कॉपी बहुत साफ नहीं रहना चाहिए, और दूसरा कॉपी बहुत गंदा भी नहीं रहना चाहिए। बहुत गंदा है इसका मतलब कि आप कॉपी को देख ही नहीं रहे। बहुत साफ है इसका मतलब उसको एकदम बचा के रख रहे हैं, साफ करके आप फिर उसको सजा देते हैं। वो भी नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा पलटिएगा तब ना फटेगा कॉपी, समझ में आ जाता है कौन सा कॉपी ज़्यादा पढ़ा हुआ है। ठीक है कि नहीं? आगे लिखिए। ये हो गया। अब इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। तो लिखेंगे लास्ट, नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या महापद्म ने किया
और नंद वंश की नींव रखी, जिसकी हत्या अब सीधे लिख दो नंद वंश। तीसरा वंश छोड़ ना, हत्या हत्या, सुबह सुबह कितना हत्या लिखोगे। अब नंद वंश लिखो। दो शासक महत्वपूर्ण है नंद वंश में, एक महापद्म नंद और दूसरा घनानंद। तो लिखो महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था, नंद वंश का संस्थापक था, नंद वंश का संस्थापक था और सबसे शक्तिशाली शासक था, और सबसे शक्तिशाली शासक था, और सबसे शक्तिशाली शासक था। एक राट की उपाधि लिया, एक राट की उपाधि लिया, एक राट की उपाधि लिया। किसकी उपाधि लिया? एक राट की उपाधि लिया। एवं कलिंग नहर का निर्माण किया, कलिंग नहर का निर्माण किया। कलिंग नहर का निर्माण किया। चलिए, मतलब नहर के महत्व को सिंचाई के लिए समझा। आगे आइए, इसका उत्तराधिकारी कौन था? घनानंद। तो लिखेंगे उत्तराधिकारी घनानंद। नंद वंश का सबसे अत्याचारी शासक था। देखो, नंद वंश का सबसे अत्याचारी शासक था, जिसके समय में 325-26 ईसा पूर्व में, जिसके समय में 325-26 ईसा पूर्व में 325-26 ईसा पूर्व में 325-26 ईसा पूर्व में 325-26 ईसा पूर्व में यूनानी मकदूनिया निवासी, यूनानी मकदूनिया निवासी अरस्तु का शिष्य, अरस्तु का शिष्य, अरस्तु का शिष्य, अरस्तु का शिष्य सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत पे आक्रमण किया, उत्तर पश्चिम भारत पे आक्रमण किया। उत्तर पश्चिम भारत पे आक्रमण किया। इसी कड़ी में बितस्ता या हाइडेस्पस के युद्ध में, बितस्ता लिखो, बितस्ता झेलम नदी को कहते हैं, बितस्ता झेलम नदी को कहते हैं। बितस्ता या हाइडेस्पस के युद्ध में, हाइडेस्पस, अरे मेरी ओर देखो ना, वो पीपीटी क्या देखते हो, वो सब तो ऐसे ही लटका झटका है, ठीक है कि नहीं? मेरे दिमाग को कभी टाइप कर पाएगा? संभव है? संभव नहीं है, ठीक है कि नहीं? क्या लिखे? हाइडेस्पस या बितस्ता के युद्ध में झेलम नदी के किनारे पोरस को पराजित किया, राजा पोरस को पराजित किया, राजा पोरस को पराजित किया। इसी कड़ी में तक्षशिला के शासक राजा आम्बी को भी हराया था। इसी कड़ी में तक्षशिला के शासक राजा आम्बी को भी हराया था। राजा आम्बी को भी हराया था।
कहा भी जाता है देश का पहला गद्दार शासक राजा आम्बी को ही कहते हैं, जिसने सिकंदर को कहा था कि आओ भारत पे आक्रमण करो। याद रखिएगा कि बाद में सिकंदर का सैनिक व्यास नदी पार करने से मना कर दिया, क्योंकि कई वर्षों तक आगे बैठोगे तो यही होगा, सिट्टू का ज़्यादा तो यहीं पे छिक देंगे। जब छिकता था तब नहीं याद रहता था। अरे तुम नहीं छिकता था, कोई छिकती थी ना बैठ करके, कहाँ गई वो छिकने वाली, कहाँ गई छिकनी, भाग गई। ठीक है कि नहीं? हाँ, वो एकदम एग्जैक्ट यहीं बैठती थी और निश्चित रूप से 2 बार छिकती थी। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? देख लो, मोबाइल देख लो, पता नहीं अभी मोदी साहब लोकसभा का टिकट भी बांट रहे हैं, कहीं हो सकता है बुला ले, महिला कैंडिडेट का अभाव भी चल रहा है, देख लो। अच्छा बात है, मोबाइल नहीं हो करके एक सेंसर हो गया है। कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। कहाँ थे? राजा आम्भी। तो राजा आम्भी को भी हराया किसने? लेकिन याद रखिए कि भारत पे विदेशी आक्रमण सबसे पहले यूनानियों ने नहीं किया था, ईरानी ने किया था। 516 ईसा पूर्व में हखवनी वंश का डेरियस प्रथम ने सबसे पहले ईरानी आक्रमण किया था। तो नोट में लिख दो, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे तो पापी कहे जाएंगे। देखो, भूलेंगे तो नालायक कहे जाएंगे। भूलेंगे नहीं कि भारत पर सबसे पहले ईरानी ने आक्रमण किया था। ईरानी ने आक्रमण किया था 516 ईसा पूर्व में, ब्रैकेट में लिख दो, 516 ईसा पूर्व में हखवनी वंश के हखमनी वंश के डेरियस प्रथम ने डेरियस प्रथम ने इसी के द्वारा भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। इसी के द्वारा भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ, जो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। वो लिख लो, खरोष्ठी लिपि किधर से किधर लिखा जाता था? खरोष्ठी लिपि किधर से किधर लिखा जाता था? दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर, याद रखिएगा बस। अब आइए, सिकंदर के आक्रमण के, या सीधे लिखो, इसी कड़ी में चाणक्य के शिष्य, नेक्स्ट पॉइंट, इसी कड़ी में चाणक्य के शिष्य चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है। विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की नींव घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की नींव 323 ईसा पूर्व में और मौर्य वंश की नींव 323 ईसा पूर्व में
323 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में किया। ठीक है। एवं भारत का पहला अखिल भारतीय राजवंश मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्य वंश की नींव रखी जो 185 ईसा पूर्व तक चलता रहा। 185 ईसा पूर्व तक चलता रहा और इस वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया। और इस वंश के अंतिम शासक और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने कर शुंग वंश की नींव डाली। पुष्यमित्र शुंग ने कर क्या कर? हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली। बस यहां से कम एक क्वेश्चन कुछ मिसलेनियस लिखा दिए हैं, जैसे हाइडेस्पस वितस्ता व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया, अरस्तु का शिष्य, या खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, ईरानी आक्रमण सबसे पहले, डेरियस प्रथम, हकवनी वंश। ये क्या है? विविधात्मक पॉइंट है। तो हो सकता है 2, लेकिन कम से कम 1। तो 1 से 2 क्वेश्चन आज आपने इस कक्षा में तैयार किया। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के रामनवमी के इस विशेष अवसर पर, जो हमने सुबह के सत्र से कई भागों में पहले 50 क्वेश्चन का विविधात्मक परीक्षण किया गया, उसके बाद ज्योग्राफी की मैदान और वनस्थल और द्वीप से संबंधित कक्षा ली गई। फिर आपको करंट के 25 क्वेश्चंस को, जो अति महत्वपूर्ण था, उसका मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन कराया गया। और फिर इसी क्रम में लास्ट में हम लोगों ने इतिहास की एक महत्वपूर्ण कक्षा महाजनपद और मगध साम्राज्यवाद को देखा। अगले दिन पुनः अपने रूटीन के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी आज है, इसलिए आज हम इतना ही पढ़ाना चाहेंगे। इतना तो सब दिन पढ़ाते ही हैं, तो रामनवमी में कम कहाँ की है? ठीक है कि नहीं? तो मोटे तौर पे तो कम कर ही दिए, 12 बजे के जगह 11 बजे आपको मैं छोड़ रहा हूँ। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और समय रहते वीडियो भी देख लीजिएगा, कान में लगा के सो जाइएगा तो एक बार और रिवीजन हो जाएगा। और कल आने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो तथ्य याद रहेगा। टेक रेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।